अध्याय 396 अध्याय 396 सन फैमिली का मर्चेंट शिप। दो यह देखते हुए कि यह एक व्यापारिक जहाज था, लिंग शियाओलोंग ने अपने कुछ खजाने को प्रदर्शित करने और बेचने की संभावना के बारे में पूछताछ की। भले ही लिन वेइवेई और उनके साथियों ने लिंग जियाओलोंग को व्यापारी जहाज पर प्रवेश की अनुमति दे दी थी, फिर भी वे सतर्क रहे। खजाना बेचने का उसका इरादा सुनकर उनकी भौहें आश्चर्य से तनगी। आखिरकार लिन वेइवेई के इशारे पर एल्डर होंग ने अपना सिर हिलाया और लिंग शियाओलोंग को सूचित किया कि वह वास्तव में अपने पास मौजूद किसी भी मूल्यवान वस्तु को बेच सकता है। आमतौर पर कहें तो लिंग शियाओलोंग को कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे देख सकता था कि उनके रक्षक उसके खिलाफ हैं। वह भी उनकी स्थिति को समझ सकता था, लेकिन लगातार किसी की निगरानी में रहना कोई सुखद एहसास नहीं था। उन्हें यह बताने के लिए कि वे वास्तव में समुद्री डाकू नहीं है ताकि वे आराम कर सकें, लिंग शियाओलोंग ने अपने कुछ खजाने को बाहर निकालने का फैसला किया। जब तक उसके खजाने का मूल्य समुद्री डाकुओं द्वारा निकाले जा सकने वाली चीज से अधिक है, ये लोग निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा को कम कर देंगे। और इस प्रकार कार्रवाइयों की अगली श्रृंखला का अनुसरण किया गया। लिंग जियाओलोंग ने सबसे पहले कुछ 4 चिह्नित और 5 चिह्नित चमकदार सार क्रिस्टल निकाले। चमकदार सार की भूमि से प्रस्थान करने से पहले लिंग जियाओलोंग ने चमकदार सार क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए अलग अलग शक्तियों वाले हजारों चमकदार जानवरों का शिकार किया था। इसमें उसे कुछ ही मिनट लगे। निसंदेह ये अत्यधिक मूल्यवान खजाने थे, विशेष रूप से चमकदार सार की भूमि के बाहर। आखिरकार ये क्रिस्टल केवल इसी भूमि के लिए थे और कहीं और नहीं पाए जा सकते थे। सन फैमिली के मर्चेंट शिप पर मौजूद लोग पहले से ही चमकदार सार की भूमि से परिचित थे, और एक त्वरित नजर में उन्होंने चमकदार सार क्रिस्टल को पहचान लिया। इससे यह भी पुष्टि हुई कि लिंग जियाओलोंग सच्चा था। वास्तव में शून्य में कदम रखने से पहले वे एक चमकदार सार की भूमि में था। लिंग जियाओलोंग यही नहीं रुके। वह सेंट स्पिरिट फ्रूट को बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी व्यक्तिगत अराजकता के अंदर कुछ महसूस हुआ। अंदर झांककर उसने देखा कि अराजकता स्थिर होने लगी थी। अराजकता ने अपना विकास पूरा नहीं किया है, यह अभी भी विस्तारित हो रहा है। हालांकि जिस गति से इसका विस्तार हो रहा था वह बहुत कम हो गई थी। अराजकता का कमल अपनी पिछली सीमाओं को पार कर गया था। इतना राजसी और दबंग दिखाई दे रहा था कि लिंग शियाओलोंग भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। पब्लिक फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ अन्य कमल कलियां भी उन्हीं जड़ों से निकली थीं। अराजकता के कमल के संबंध में यह सिर्फ फूल नहीं था, इसमें पत्तियां, डंठल, प्रकंद और जड़ें भी थीं। जड़ों ने पहले से ही नेटवर्क ग्रिड की तरह उसकी व्यक्तिगत अराजकता के हर कोने को कवर कर लिया था। किसी भी दुर्घटना को होने से रोकने के लिए अराजकता पर बारीकी से नियंत्रण रखा था। अनेक विकासों के साथ अतिरिक्त पत्तियां उग आई थीं, और नई कमल की कलियां अप्रत्याशित रूप से उभर आई थीं। इस घटनाक्रम ने लिंग जियाओलोंग को आश्चर्यचकित कर दिया। ये कलियां आपस में जुड़ी हुई थीं और अराजकता के मुख्य कमल के अभिन्न अंग थीं। इस बार द लोटस ऑफ कैओस एक बड़े बदलाव से गुजरा था, और यह बदलाव निश्चित रूप से किसी तरह उसकी रहस्यमय वंशावली से जुड़ा था। लिंग जियाओलोंग अराजकता के कमल के सामने एक सूक्ष्म प्रक्षेपण के रूप में प्रकट हुआ, इसे करीब से देख रहा था। वह जितना अधिक देखता गया, यह कमल उसकी दृष्टि में उतना ही विस्मयकारी होता गया। यह अफसोस की बात थी कि वह कुछ समय के लिए लोटस से बात कर सका। कुछ प्रश्न थे जो वह पूछना चाहता था, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ा। अचानक लिंग जियाओलोंग की नजर एक सूखे पत्ते पर पड़ी। अपनी मुरझाई हुई उपस्थिति के बावजूद पत्ती ने भारी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा बरकरार रखी।
लेकिन ऊर्जा की यह मात्रा लिंग जियाओलोंग की साधना के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार प्रत्येक चरण को आगे बढ़ाने के लिए उससे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी वह बहुत अधिक थी, मुख्यतः जब उसे अपनी व्यक्तिगत अराजकता को एक विशाल के साथ पूरक करने की आवश्यकता थी। ऊर्जा की मात्रा भी। हैरानी की बात यह है कि यह ऊर्जा उस शुद्ध ऊर्जा के समान थी जो लिंग शाओलोंग के शरीर के भीतर अचानक समुद्र के समान उमड़ पड़ी थी। मैं इसे ले लूंगा। लिंग जियाओलोंग के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जब उसने सूखे पत्ते को पंखुड़ी से बाहर निकाला और फिर उसका सूक्ष्म प्रक्षेपण गायब हो गया। अपने मुख्य शरीर में वापस आकर लिंग शाओलोंग ने सूखी पत्ती निकाली और उसे लिन वेईवेई और एल्डर होंग के सामने पेश किया। जैसे ही यह पत्ता निकला, इसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि बड़े मो, जो छाया में छिपे हुए थे, प्रकट हो गए। यह है, एल्डर मो महसूस कर सकते थे कि यदि वे सूखे पत्ते को परिष्कृत कर सकते हैं और उसमें मौजूद शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, तो उनके अराजकता के मास्टर बनने की संभावना कम से कम 30% बढ़ जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संभाव्यता में यह 30% वृद्धि वास्तव में एक बड़े पैमाने पर थी जिसे गिना नहीं जा सका। मैं इसे लूंगा। आप जो चाहे मांग सकते हैं, जब तक यह उचित कीमत है मैं भुगतान करूंगा। किसी के कहने की प्रतीक्षा किए बिना एल्डर मो ने तुरंत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बड़े मो, लिन वेईवेई और एल्डर होंग दोनों ने एल्डर मो को कुछ नाराजगी के साथ देखा। वे लिंग जियाओलोंग से यह सूखा पत्ता भी खरीदना चाहते थे, क्योंकि वे बता सकते थे कि मजबूत बनने का अवसर उनके सामने है। लिंग जियाओलोंग ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, मुझे बस उन खजानों की जरूरत है जो मेरी खेती में मदद कर सके। लिंग जियाओलोंग को यकीन था कि सूखी पत्ती उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। हालांकि अन्य योद्धाओं की नजर में यह एक बेजोड़ खजाना था। वह निश्चित रूप से इसे उन खजानों से बदल सकता है जो कम से कम 8वें चरण तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होंगे। लिंग जियाओलोंग को वर्तमान में दिव्य ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता थी। दिव्य ऊर्जा से भरे खजाने को प्राप्त करना और उन्हें अवशोषित करना सीधे उसकी खेती को प्रभावित करेगा। उसे विश्वास था कि वह अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधनों के लिए सूखी पत्ती का आदान प्रदान कर सकता है। आखिरकार पत्ती के भीतर मौजूद शुद्ध ऊर्जा को मूल ऊर्जा में भी बदला जा सकता है, जो अराजकता का मास्टर बनने के लिए एक आवश्यकता है। एल्डर मो और यहाँ तक कि एल्डर होंग भी निश्चित रूप से इस खजाने के लिए लड़ेंगे। अगर इसे नीलामी में रखा जाए तो क्या होगा? लिंग जियाओलोंग को अधिक लाभ मिलना निश्चित था। हालांकि सूखे पत्ते को नीलामी में रखने के लिए उसे न जाने कितना समय बर्बाद करना होगा, तो उसने अन्यथा निर्णय लिया। खांसी एल्डर होंग भी इस खजाने को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आगे बढ़ने का मौका उसके सामने है। इसलिए उन्होंने इस खजाने के लिए भी लड़ने का फैसला किया। खांसते हुए उसने अपने शब्दों को लिन वेईवेई पर निर्देशित किया, मिस, आप इस साहब को जहाज के चारों ओर क्यों नहीं लाते और उसे हमारे खजाने भी दिखाते हैं? कौन जानता है कि उसे कुछ में दिलचस्पी हो सकती है। लिन वेईवेई ने आप भरी और सिर हिलाया। लिंग जियाओलोंग का मना करने का कोई इरादा नहीं था। वह उन्हें आपस में विजेता का फैसला करने और सूखे पत्ते का मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहते थे। इसलिए वह लिन वेईवेई के साथ चले गए। सन फैमिली के मर्चेंट शिप का आंतरिक भाग बहुत विशाल था, जो किसी भी देश के सबसे बड़े गांव से भी बड़ा था। यह जहाज कई इमारतों से भी भरा हुआ था। इसे मोटे तौर पर निवास क्षेत्रों, मुलाकात क्षेत्रों और भोजन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र भी थे जो विशेष रूप से कुछ योद्धाओं को लड़ाई के लिए दिए गए थे। निस्संदेह वहाँ व्यापारिक क्षेत्र,
वाणिज्यिक क्षेत्र इत्यादि भी थे। आवास क्षेत्र मुख्य रूप से व्यापारी जहाज पर यात्रियों की सेवा करता था, जिसमें नागरिक क्षेत्र, महान क्षेत्र और कई स्तरों पर विभाजन शामिल थे। नागरिक क्षेत्र में जितने अधिक व्यक्ति एक कमरा साझा करते हैं, उनके रहने के लिए उन्हें उतनी ही कम कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि साझा कमरे चुनने का मतलब स्वतंत्रता और गोपनीयता का त्याग करना था। इसके अलावा एक ही कमरे में कई लोगों के रहने से झगड़े होने की संभावना अधिक थी। इस कारण ने उस चीज को भी जन्म दिया जिसे व्यापारी जहाज पर युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। नागरिक क्षेत्र से ऊपर सामान्य क्षेत्र था, जहां अधिक धन वाले नागरिक मिल सकते थे। यहाँ प्रत्येक कमरे में आम तौर पर केवल एक ही व्यक्ति रह सकता था, हालांकि कमरे विशेष रूप से विशाल नहीं थे। इसके बाद नोबल एरिया था और फिर अरिस्टोक्रेटिक एरिया था। कमरे धीरे धीरे बड़े और अधिक शानदार होते गए और अधिकाधिक आनंददायक अनुभव प्रदान करते गए। उच्चतम स्तर वीआईपी क्षेत्र था। वीआईपी इलाका आलीशान हवेलियों से भरा हुआ था। हवेली में प्रवेश करना दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। सन फैमिली के मर्चेंट शिप की उच्चतम सेवा का आनंद लेना। वहाँ कुछ बेहद खूबसूरत नौकरानियां और सुंदर नौकरानियां भी थीं, और वे विशेष रूप से अनोखे शौक वाले वीआईपी लोगों के लिए आरक्षित थीं। वास्तव में इन कई क्षेत्रों में कोई सख्त प्रतिबंध नहीं थे। जब तक आप पर्याप्त पैसा निकालने और पर्याप्त कीमत चुकाने में सक्षम हैं, आप स्वाभाविक रूप से इनमें से किसी भी क्षेत्र में रहने और वहां उस स्तर के उपचार का आनंद लेने में सक्षम होंगे। हालांकि वीआईपी क्षेत्र ऐसा स्थान नहीं था जहां कोई पैसे लेकर जा सके। जो लोग वीआईपी क्षेत्र में रहने में सक्षम थे, वे या तो महान शक्तियों से थे या असाधारण मूल के थे, जिनके साथ सन फैमिली के मर्चेंट शिप ने दोस्ती करने और मित्रता करने की पहल की। एन कुलीन और अभिजात वर्ग शब्द संबंधित हैं और अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। बड़पन एक ऐसे सामाजिक वर्ग को संदर्भित करता है जो पारंपरिक रूप से ऐसे व्यक्तियों और परिवारों से बना होता है जिनके पास राजा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दी गई कुलीनता की वंशानुगत उपाधियां होती हैं। दूसरी ओर अभिजात वर्ग एक व्यापक शब्द है जो ऐसे व्यक्तियों को शामिल करता है जो जन्म, धन या दोनों के आधार पर उच्चतम सामाजिक वर्ग से संबंधित हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें। अध्याय 397 खजाना तिजोरी। आवासीय क्षेत्रों के अलावा वहाँ एक बहुत बड़ा बगीचा था जो पार्क जैसा था। बगीचे के चारों ओर की दीवारें विशेष पत्थरों से बनाई गई थीं। वे न केवल मजबूत थे, बल्कि लोग इन दीवारों की आर पार आसानी से देख सकते थे। हाँ, इन दीवारों को बनाने में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया था वे पारदर्शी पत्थर थे। वे मजबूत और पारभासी थे, हालांकि पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थे। पर्यवेक्षक इन दीवारों की आर पार तभी देख सकते थे जब वे सीधे 90 डिग्री परिप्रेक्ष्य में देखते थे। बाईं या दाईं ओर 1 डिग्री से अधिक विचलन भी दीवार को अपारदर्शी बना देगा, किसी भी अन्य मानक दीवार की तरह काम करेगा और लोगों की दृष्टि को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देगा। भोजन क्षेत्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसा स्थान था जहां योद्धा अपने भोजन का आनंद ले सकते थे। आमतौर पर लिंग शाओलुंग और अन्य जैसे योद्धाओं को खाना खाने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि सन फैमिली के मर्चेंट शिप ने विशेष रूप से एक भोजन क्षेत्र स्थापित किया था, इसलिए यहाँ का भोजन स्वाभाविक रूप से असाधारण था। सस्ते वाले किसी की खेती के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकते, लेकिन वे निश्चित रूप से किसी भी देश में स्वादिष्ट भोजन थे।
भले ही योद्धाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यह उनकी भोजन की इच्छा और लालसा को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। भोजन जितना महंगा होगा, खेती के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। बैटल एरिया के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। व्यापारिक क्षेत्र एक विशाल गोदाम की तरह एक स्टोर था, जिसे यात्रियों के खरीदने के विकल्प के लिए सन फैमिली के मर्चेंट शिप द्वारा विशेष रूप से सजाया गया था। इस स्थान पर वे सभी खजाने भी हैं जिनका व्यापारिक जहाज विभिन्न देशों में व्यापार करने जा रहा है। आखिरकार यहाँ का सारा खजाना जहाज के यात्रियों द्वारा नहीं खरीदा जाएगा। जहाज की खोज करते समय लिंग शियाओलोंग ने गुप्त रूप से इस तरह का एक जहाज खरीदने का मन बनाया। ऐसा करने में वे इत्मीनान से खुद का आनंद ले सकता था, जहाज को अराजकता के विशाल शून्य में बहने दे सकता था। यदि ऐसा समय आता है जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वे मनोरंजन के लिए कुछ छोटा मोटा व्यवसाय कर सकता है। जब लिन वेइवेई लिंग जियाओलोंग को देखने के लिए व्यापारिक क्षेत्र में लाए, तो लिंग जियाओलोंग ने अपना सिर हिला दिया। निश्चित रूप से वहां कई खजाने थे, हालांकि उनमें से किसी ने भी लिंग जियाओलोंग की नजर को नहीं पकड़ा। यहाँ के सभी खजाने लिंग जियाओलोंग के लिए बेकार थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिन वेइवेई मुस्कुराए। ऐसा लगता है जैसे सरलिंग को यहाँ मंच पर किसी खजाने की जरूरत नहीं है। लिंग जियाओलोंग ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, मुझे ऐसे खजानों की जरूरत है जो मेरी खेती में सहायता कर सकें। हालांकि यहाँ के कुछ खजाने सहायता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे जो सहायता प्रदान करते हैं वे लगभग नगण्य होगी। एल्डर मो के कारण लिंग वेइवेई ने हमेशा सोचा था कि लिंग शियाओलोंग एक महान शक्ति से आया था, इसलिए जब लिंग शियाओलोंग को व्यापारिक क्षेत्र में मौजूद एक भी चीज पसंद नहीं थी, तो उसने इसकी परवाह नहीं की। सन फैमिली के मर्चेंट शिप के असली खजाने को स्वाभाविक रूप से व्यापारिक क्षेत्र में खुले तौर पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। असली खजाना व्यापारी जहाज के अंदर खजाने की तिजोरी में था और चाबी उसके पास थी। सन फैमिली के मर्चेंट शिप के चारों ओर घूमने के बाद लिंग वेइवेई ने अचानक कहा, चलो वापस चलते हैं। यह समय एल्डर मो और एल्डर होंग के लिए यह तय करने के लिए पर्याप्त है कि आपका खजाना कौन खरीदेगा। लिंग जियाओलोंग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। बहुत जल्दी लिंग जियाओलोंग और लिन वेइवेई पहले केबिन में लौट आए। भाई लिंग, क्या आपके पास इस प्रकार की और भी पत्तियां हैं? यदि आपके पास हैं, तो मैं आपके पास जितनी भी पत्तियां होंगी खरीद लूंगा। एल्डर होंग पहले तो निराश दिखे, लेकिन जब उन्होंने लिंग जियाओलोंग और लिन वेइवेई को लौटते देखा, तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं और वे उत्साह से उनकी ओर दौड़े। एल्डर मो भी अपनी आंखों में उम्मीदों के साथ लिंग जियाओलोंग को देख रहे थे। हालांकि लिंग शियाओलोंग को उन्हें निराश करना पड़ा। यदि उसके पास वास्तव में ये पत्तियां अधिक होती, तो वे उन्हें क्यों बेचता? वह आसानी से उनका उपयोग अपनी खेती के लिए कर सकता था। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, दुर्भाग्य से मेरे पास इस खजाने का अधिक हिस्सा नहीं है। मैंने इसे एक रहस्यवादी क्षेत्र से प्राप्त किया था। वहां केवल एक पत्ता था। यह वहां बहुत खतरनाक था। मैं इसे प्राप्त करने के लिए काफी भाग्यशाली था। हालांकि एल्डर मो और एल्डर होंग निराश थे, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बुजुर्ग मो बोले, मैं यह पत्ता खरीद रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार का पत्ता है। यह कमल के सूखे पत्ते जैसा दिखता है, लेकिन मैंने कभी भी अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा से भरा पत्ता नहीं देखा है। मैं इसे महसूस भी कर सकता हूँ। इससे मेरे सफल होने और अराजकता का मास्टर बनने की संभावना बढ़ सकती है। लिंग जियाओलोंग ने मुस्कुराते हुए समझाया, वास्तव में आप गलत नहीं हैं। जब मुझे यह पत्ता मिला, तो उसमें एक पत्र भी था। हो सकता है
पत्ते का मूल मालिक उस पत्र को पीछे छोड़ गया हो। पत्र में कहा गया है कि इसकी शुद्ध ऊर्जा सूखे पत्ते को किसी भी प्रकार की ऊर्जा में विकसित किया जा सकता है, यहाँ तक कि मूल ऊर्जा भी, जिसे अराजकता के मास्टर विकसित करते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि यह पता निश्चित रूप से आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा सकता है। जब एल्डर मून ने यह सुना तो वे अधिक खुश नहीं हो सके। वह बस बहुत खुश था। यदि लिंग जियाओलोंग ने जो कहा वह सच है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस पत्ते का मूल्य उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक है? उसकी सांसें तेज होगी, हालांकि वह जल्दी ही शांत हो गया। उसने पहले लिन वेइवेई की ओर देखा और फिर अपनी नजर एल्डर होंग पर डाली, जो ईर्ष्या से जल रहा था लेकिन कुछ नहीं कर सका। अंत में उन्होंने कहा, भाई लिंग, कृपया हमारे सन फैमिली के मर्चेंट शिप के खजाने की तिजोरी तक मेरे पीछे आओ। लिन वेइवेई की ओर देखते हुए वे धीरे से बोला, मिस, मैं समझता हूँ। लिन वेइवेई स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि एल्डर मो क्या करना चाहते थे। उसने इनकार नहीं किया और तुरंत मान गई। बुजुर्ग हंग ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि वह एल्डर मो द्वारा सूखी पत्ती प्राप्त करने से ईर्ष्या करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि एल्डर मो उसका दुश्मन था। वास्तव में सन फैमिली के मर्चेंट शिप के सभी कर्मचारी महान सन फैमिली के लिए काम करते हैं, और वे सभी एक ही जूते में हैं। यदि एल्डर मो मजबूत हुए तो इसका मतलब उनकी सामूहिक लड़ने की शक्ति में वृद्धि थी। इससे उन्हें अधिक जोखिम उठाने और उन खजानों का व्यापार करने में मदद मिलेगी जो अपर्याप्त ताकत के कारण वर्तमान में उनकी पहुंच से बाहर थे। जब वह समय आएगा तो वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अतिरिक्त संसाधन एकत्र कर सकते हैं और तेजी से खेती कर सकते हैं, जिससे उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। जहाज पर स्थिति की निगरानी के लिए एल्डर होंग को पहले केबिन में छोड़ दिया गया था। लिंग जियाओलोंग ने लिन वेइवेई और एल्डर मो का पीछा करते हुए मर्चेंट शिप के अंदर खजाने की तिजोरी तक पहुंच गए। यह तिजोरी सतह से 2 स्तर नीचे स्थित थी, एक भूमिगत आवास की तरह। यहाँ विशेष रूप से कई रक्षकों की व्यवस्था की गई थी, और उनमें से प्रत्येक दिव्य जागृति क्षेत्र के 9वें चरण का एक योद्धा था। लिन वेइवेई ने अपनी हथेली दरवाजे पर दबा दी, जिससे अचानक बैंगनी रंग की रोशनी निकलने लगी। फिर दरवाजा धीरे धीरे बाएं और दाएं अलग हो गया। जिस बात ने लिंग शियाओलोंग को स्तब्ध कर दिया वे शुरुआती दरवाजे के पीछे एक दूसरे दरवाजे की खोज थी, जिसकी सुरक्षा भी विशेषज्ञ करते थे। पिछले रक्षकों के सम्मान, इनमें से अधिकांश विशेषज्ञ 9वें चरण के दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा थे, लेकिन प्रथम स्तर पर अराजकता के 2 मास्टर भी थे। लिन वेइवेई और एल्डर मून ने अपने कदम तेज किए और अराजकता के 2 मास्टर्स के साथ बातचीत में लगे रहे। अराजकता के उस्तादों से कुछ सुनने पर एल्डर मून ने सूखा पत्ता ले लिया। कैरोस के 2 मास्टर्स ने सूखे पत्ते की बारीकी से जांच की और अंततः सहमति में सिर हिलाया। केवल इसी समय लिन वेइवेई ने अपनी उंगली काट ली, जिससे खून की एक बूंद हवा में तैरने लगी। अचानक उसने दोनों हाथों से हाथ की मुहर लगा दी। अगले ही पल खून की एक बूंद फूट पड़ी, जिससे दरवाजे पर बड़ा लाल रंग छा गया। इसके बाद दूसरा गेट धीरे धीरे खुला। जब लिंग जियाओलोंग ने दूसरे गेट के पीछे तीसरा गेट देखा तो उसका मुंह घूम गया। तीसरे द्वार पर केवल 2 लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन वे दोनों मास्टर ऑफ कैओस के दूसरे स्तर पर पहुंच गए थे। मास्टर ऑफ कैओस के प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर पृथ्वी और आकाश के बीच के विस्तार जितना विशाल है, जिसे पाटना लगभग असंभव है। फिर भी कुछ प्रतिभाएं हैं जो इस अंतर को पार करने में सक्षम हैं। हालांकि यदि ताकत में अंतर 2 स्तरों तक फैला है, तो केवल एक ही व्यक्ति है जिसने इस विशाल विभाजन को पाट दिया है। उस व्यक्ति को उसके जानने वाले लोग राक्षस कहते हैं। यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि लिंग जियाओलोंग था। वैसे भी
दूसरे स्तर पर अराजकता के इन दो मास्टर्स के साथ तीसरे दरवाजे की रक्षा करते हुए सन फैमिली के मर्चेंट शिप की लड़ने की शक्ति ने अचानक एक बड़ी छलांग लगाई और अगले स्तर तक बढ़ गई। अराजकता के दो उस्तादों ने भयानक आभाएं जारी की। जब उन्होंने देखा कि यह लिन वेई वेई और एल्डर होंग थे, तो उनके भाव शांत हो गए और उन्होंने अपनी आभा वापस ले ली। हालांकि जब उन्होंने लिंग शियाओलुंग को देखा, तो उन्होंने अपनी हैरान निगाहें लिन वेई वेई और एल्डर मो की ओर कर दी। लिन वेई वेई और एल्डर मो ने वही कार्यवाही दोहराई जो उन्होंने दूसरे गेट के सामने अराजकता के दो मास्टर्स का सामना करते समय की थी। जल्द ही उन्हें कैओस के इन दो मास्टर्स की मंजूरी भी मिल गई। इस बार लिन वेई वेई के बजाय कैओस के दो मास्टर्स ने एक एक चाबी निकाली और उसे तीसरे गेट में डाल दिया। फिर तीसरा द्वार धीरे धीरे खुला। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 398 खजाना खरीदना। खजाना खुलने के बाद लिंग जियाओलोंग, लिन वेई वेई और एल्डर मून ने आखिरकार सच्चे खजाने में कदम रखा। तिजोरी के भीतर के खजाने दीप्तिमान थे, जो शानदार रोशनी की परतें उत्सर्जित कर रहे थे जो किसी को भी चकित करने के लिए पर्याप्त थे। एल्डर मो युआन ने समझाया, जो खजाना आप यहाँ देख रहे हैं वे असाधारण रूप से मूल्यवान हैं। वे जनता या जहाज पर यात्रियों को प्रदर्शित करने के लिए नहीं हैं। ये सभी खजाने विभिन्न देशों में बिक्री के लिए नामित हैं। भले ही वीआईपी खरीदना चाहें इनमें से कोई भी खजाना, उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम उन्हें जहाज से उतारने के लिए किसी भूमि पर नहीं पहुंच जाते। हालांकि हम केवल आपके लिए एक अपवाद बना रहे हैं, भाई लिंग शियाओलोंग। यह मुख्य रूप से आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए खजाने के असाधारण मूल्य के कारण है, जो हमें अपने स्वयं के नियमों को तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। भाई लिंग शियाओलोंग, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। इच्छा। बेशक आपके द्वारा चुने गए खजानों का मूल्य सूखी पत्ती के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। लिंग जियाओलोंग ने पूछताछ की। बस मुझे सूखी पत्ती के लिए गणना किए गए मूल्य के बारे में बताएं। हमने सूखी पत्ती का मूल्य 500 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल के बराबर निर्धारित किया है। ल्यूमिनेसेंस क्रिस्टल के मूल्य को जोड़कर हम आपको कुल 510 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल की पेशकश करेंगे, बुजुर्ग मो ने अवगत कराया। फिर उन्होंने खजानों की ओर इशारा किया और आगे कहा, जो खजाने आप यहाँ देख रहे हैं उनमें से प्रत्येक का मूल्य दसियों अरबों में है। उनमें से कुछ की कीमत अकेले 100 अरब मिस्टिक क्रिस्टल से अधिक है। यहाँ सबसे कम महंगी वस्तु की कीमत 15 अरब है। रहस्यवादी क्रिस्टल। लिंग जियाओलोंग ने समझ में सिर हिलाया। अब तक उन्हें पता चल गया था कि मिस्टिक क्रिस्टल पूरे अराजकता में मुद्रा के रूप में काम करते थे, मुख्य रूप से रहस्यवादी क्षेत्रों में प्राप्त। उन्होंने इस संग से अपना नाम कमाया। इसके अलावा उनके नाम में कोई रहस्य या छिपा हुआ अर्थ नहीं था। जबकि 500 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल एक बड़ी राशि का गठन करते हैं, विभिन्न खजानों के लिए उनका आदान प्रदान करने से इतनी बड़ी मात्रा में धन तेजी से खत्म हो सकता है। लिंग जियाओलोंग ने अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखने लगा। यहाँ बहुत सारा खजाना संग्रहित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि खजाने की तिजोरी में इतने सारे स्तर हैं और प्रत्येक स्तर को इतने सारे शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा संरक्षित किया गया था। यहाँ तक कि मास्टर ऑफ कैओस को भी तिजोरी की सुरक्षा के उद्देश्य से दूसरे और तीसरे द्वार के प्रवेश द्वार पर तैनात किया गया था। यह कहना पड़ा कि खजाने की तिजोरी में खजाने वास्तव में दुर्लभ थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें यहाँ रखा गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र के खजानों के विपरीत वे यहाँ सुरक्षित थे। कुछ क्षण बाद
लिंग जियाओलोंग को कई खजाने मिले जिनका उपयोग वे अपनी खेती के लिए कर सकता था। इन सभी खजानों में बड़ी मात्रा में दिव्य ऊर्जा थी और कुल मिलाकर वे लिंग शियाओलोंग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ने अचानक लिंग जियाओलोंग ने एक रक्त लाल लाल जेड देखा। जेड में भयानक हिंसक ऊर्जा थी। यदि इस जेड में हिंसक शक्ति को उजागर किया जा सकता है तो यह एक चरम दिव्य संप्रभु को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगा। यह जेड पत्थर है। लिंग जियाओलोंग ने एल्डर मो की ओर देखा। इस जेड पत्थर की खोज के बाद लिंग शियाओलोंग को एहसास हुआ कि इसके पीछे ऐसे जेड का ढेर था। एल्डर मो ने बिना रुके समझाया, जैसे कि लिंग शियाओलोंग से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, इस जेड को फेयरी वाइल्ड फ्लावर जेड कहा जाता है। यह वाइल्ड फ्लावर की भूमि से आता है। यह भूमि विभिन्न कारणों से रहने योग्य नहीं है। हमने उस भूमि से भाग्य से इन फेयरी वाइल्ड फ्लावर जेड को प्राप्त किया। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारी 3 पीक दिव्य संप्रभ भारी रूप से घायल हो गए थे। यदि अराजकता के एक सम्मानित मास्टर की त्वरित कार्यवाही नहीं होती तो वे तीनों और अन्य लोग उस मृत भूमि से कोई उग्र वाइल्ड फ्लावर जेड लाने से पहले ही मर गए होते। वहां केवल एक ही जेड नहीं था, वहां कई ज्वलंत वाइल्ड फ्लावर जेड थे। उनमें से लगभग 10। उनमें से प्रत्येक में अनुचित मात्रा में ऊर्जा होती है। इन उग्र वाइल्ड फ्लावर जेड्स का एकमात्र नकारात्मक पक्ष उनकी हिंसक ऊर्जा है। ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उन्हें अवशोषित करना लगभग असंभव था। हालांकि लिंग जियाओलोंग अलग था। फेयरी वाइल्ड फ्लावर जेड्स से ऊर्जा को अवशोषित करने के उनके अपने तरीके थे। इसलिए उसने तुरंत सभी फायरी वाइल्ड फ्लावर जेड लेने का फैसला किया। प्रत्येक फेयरी वाइल्ड फ्लावर जेड की कीमत 20 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल थी। उनमें से 10 थे। केवल ये उग्र वाइल्ड फ्लावर जेड अकेले ही लिंग जियाओलोंग को 200 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल खर्च करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन लिंग शियाओलोंग को इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खरीद लिया। एल्डर मो ने लिंग जियाओलोंग को 10 ज्वलंत वाइल्ड फ्लावर जेड दिए और कहा, आप पहले ही 200 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल खर्च कर चुके हैं। अब आपके पास 310 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल का खजाना है। यह सिर्फ एल्डर मो ही नहीं था, यहाँ तक कि लिन वेइवेई भी लिंग शियाओलोंग के फैसले से हैरान थे। उन्हें फेयरी वाइल्ड फ्लावर जेड्स को खजाने के अंदर रखना पड़ा क्योंकि वास्तव में उनका मिलना बहुत दुर्लभ है। उनके भी कई कार्य हैं और मुख्य रूप से हथियार कारीगरों द्वारा हथियार तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हालांकि हिंसक ऊर्जा को अवशोषित करना बिल्कुल असंभव है। लिंग जियाओलोंग ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया था कि वह ऐसे खजाने चाहता था जो उसकी खेती के आधार को बेहतर बना सके। तो फिर वे हीन अवशोषक उग्र वाइल्ड फ्लावर जेड्स को क्यों खरीद रहा था? वैसे भी इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। अगर लिंग जियाओलोंग अपना पैसा बर्बाद करना चाहता तो यह ठीक था। इसका उनसे क्या लेना देना है? अंत में उन्हें लिंग शियाओलोंग की निरर्थक खरीद से लाभ होगा। अकेले इस खरीद से वे 200 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल मूल्य के सच्चे दुर्लभ क्रिस्टल को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे। इन व्यापारियों की नजर में यह सब मुनाफा था। लिंग शियाओलोंग ने उग्र वाइल्ड फ्लावर जेड्स को अपने पास रखा और अन्य खजानों को देखना शुरू कर दिया। एल्डर मो के शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो उनके धन की याद दिलाने की तरह लग रहे थे। उसके बाद लिंग शियाओलोंग ने 3 खजाने चुने। वे थे सेलेस्टियल एसेंस फ्रूट, सेंट लाइट सेलेस्टियल फ्रूट और गोल्डन इमोर्टल हनी। सेलेस्टियल एसेंस फ्रूट की कीमत 50 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल्स थी। सेंट लाइट फ्रूट को लिंग जियाओलोंग ने 80 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल खर्च करने के बाद खरीदा था। जहां तक गोल्डन इमोर्टल हनी की बात है
तो इसकी कीमत लिंग जियाओलोंग को लगभग अपनी पूरी संपत्ति चुकानी पड़ी। इसकी कीमत 160 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल्स थी। अब उसके पास केवल 20 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल बचे थे। उसके बाद चाहे एल्डर मून ने कुछ भी कहा हो, लिंग जियाओलोंग ने कहा कि वह शेष 20 बिलियन मिस्टिक क्रिस्टल अपने पास रखेगा और वे अब कुछ भी नहीं खरीदेगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह देखकर कि लिंग जियाओलोंग कुछ और नहीं खरीदना चाहता था, एल्डर मून ने आह भरी और अब लिंग जियाओलोंग को कुछ खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने बस लिंग जियाओलोंग द्वारा खरीदे गए सभी खजाने दे दिए और शेष राशि भी उसे दे दी। अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीदने के बाद लिंग जियाओलोंग ने कुछ समय के लिए जाने और आराम करने का फैसला किया। राजकोष के बाहर लिन वेइवेई ने कहा, सर लिंग जियाओलोंग, मैं आपको वीआईपी क्षेत्र में ले आऊंगा। वीआईपी क्षेत्र के विला में एक विशेष प्रशिक्षण कक्ष था। उस कक्ष की दीवारों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री वही है जो इसे बनाने के लिए उपयोग की गई थी। इस व्यापारी उड़ान जहाज का शरीर 10वें स्तर से ऊपर मास्टर ऑफ कैओस के एक भी प्रहार को झेलने के लिए पर्याप्त है, इसलिए आप किसी भी नुकसान की चिंता किए बिना गुप्त कक्ष में खेती कर सकते हैं। लिंग जियाओलोंग की आंखें चमक उठीं। इस बार उसने बहुत सारे खजाने प्राप्त किए थे और चमकदार सार की भूमि में जमा किए गए खजाने की मदद से वे खेती करने और अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। जब तक वे इस जहाज पर है तब तक वे ऐसा करता रहेगा। जब यह जहाज उतरेगा तो वे खेती करना बंद कर सकता है। अब जब वह जानता था कि वीआईपी क्षेत्र के विला में खेती कक्ष इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ के एक भी वार को झेलने के लिए पर्याप्त था, तो लिंग जियाओलोंग ने राहत महसूस की। उसने सिर हिलाया और सहमति जताई। वीआईपी इलाके में लिन वेइवेई लिंग जियाओलोंग को विला में ले आए और घूमने और जाने से पहले कुछ देर तक उससे बातचीत की। लिन वेइवेई ने ध्यान नहीं दिया कि कुछ परछाइयां अपना सिर बाहर निकाले हुए थीं। उसके जाने के बाद ये परछाइयां भी गायब हो गईं। दूसरी ओर लिंग जियाओलोंग ने इन परछाइयों को देखा और भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। अंत में लिंग जियाओलोंग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वीआईपी क्षेत्र के एक अन्य विला में उदास चेहरे वाला एक युवक अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट सुन रहा था। उनकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उदास थी। वह महिला लिन वेइवेई कभी भी मुझे अच्छी तरह से नहीं देखती थी। मैंने सोचा था कि वह किसी तरह की पवित्र महिला थी, लेकिन मैंने उससे कुतिया बनने की उम्मीद नहीं की थी। वह एक विदेशी आदमी से बात कर रही थी और हंस रही थी। वह क्या सोचती है मैं हूँ? युवक गुस्से से आग बबूला हो गया। लैकी वन ने झट से कहा, यह सही है। वह लिन वेइवेई एक फूहड़ है। एक विदेशी आदमी के लिए आप जैसी प्रतिभा को किनारे रखना वास्तव में बेशर्मी है। लिंग जियाओलोंग और लिन वेइवेई ने केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था, लेकिन लैकी वन के शब्दों के तहत ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्रकार का व्यभिचार कर रहे थे। यह देखा जा सकता है कि लैकी केवल सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना जानता था और वह एक अच्छा इंसान नहीं था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें अध्याय 399 हॉल ऑफ सिन लिन वेइवेई देर सवेर मेरी हो जाएगी। जो भी पुरुष उसके बगल में दिखाई देगा वह मेरा दुश्मन होगा। आओ यह देखने के लिए मेरे पीछे आओ कि वह फूहड़ लिन वेइवेई किस तरह के व्यक्ति को पसंद करती है। युवक ने अपना हाथ लहराया और अपने साथ कमीनों का एक समूह लाया जो लिंग जियाओलोंग के साथ परेशानी का पता लगाने की तैयारी कर रहा था। गुर्गे ने खुशी से सोचा, बहुत बढ़िया, हम लोगों को फिर से धमका सकते हैं।
युवा मास्टर अमीर है और उन लोगों की चीजों की परवाह नहीं करता जिन्हें वे धमकाता है। हालांकि मैं उनका अधीनस्थ उनके जितना उदार नहीं हूँ। युवा स्वामी उस आदमी को अपंग बनाने के बाद मैं जाऊंगा और उसका सारा खजाना लूट लूंगा। लिंग जियाओलोंग ने पहले ही विला का दरवाजा बंद कर दिया था और इस आलीशान हवेली को देख रहा था। दरअसल यह हवेली यूं ही किसी वीआईपी के लिए नहीं थी। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए लिंग शाओलोंग सोफे पर बैठ गया और वह खजाना निकाल लिया जिसका उपयोग वे आगे अपनी खेती के लिए करने वाला था। देखते ही देखते उसके सामने 5 अलग अलग तरह के खजाने रख दिए गए। वे थे सेंट स्पिरिट फ्रूट, फेयरी वाइल्ड फ्लावर जेड्स, सेलेस्टियल एसेंस फ्रूट, सेंट लाइट सेलेस्टियल फ्रूट और गोल्डन इमोर्टल हनी। इन खजानों के साथ मुझे दिव्य संप्रभु क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि साधना का यह सत्र पिछले सत्रों के विपरीत लंबा होगा, क्योंकि मैं एक सामान्य कृषक की तरह खेती करने जा रहा हूँ। मैं सैकड़ों लोगों के लिए खेती कर सकता हूँ एक ही बार में वर्षों का समय। लिंग जियाओलोंग रुका और कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, लिंग वेइवेई के अनुसार सन फैमिली का मर्चेंट शिप अगले 3 वर्षों में भूमि पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि इस अवधि के समाप्त होने से पहले मुझे अपनी खेती समाप्त करनी होगी। यह ठीक है, मैं वह करूंगा। पापा फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 2 जमीनों के बीच की दूरी हमेशा बहुत अधिक होती है और उन्हें कम समय में तय करना असंभव है। लिंग जियाओलोंग अपने टेलीपोर्टेशन कौशल के कारण ऐसा करने में सक्षम था। हालांकि मर्चेंट शिप में टेलीपोर्ट करने की क्षमता नहीं है। यह केवल अंधेरी जगह में ही बह सकता है। हालांकि मर्चेंट शिप की गति खराब नहीं थी। यह भी एक कारण था कि लिंग शाओलोंग ने ऐसा एक जहाज खरीदने का फैसला किया था। यह एक प्रकाश वर्ष की दूरी केवल 3 महीने में तय कर सकता है। ये रफ्तार पहले से ही भयावह थी। यहाँ तक कि लेवल 10 से नीचे के मास्टर्स ऑफ कैओस भी इतनी तेज गति से नहीं उड़ सकते। सब कुछ गणना करते हुए लिन वेइवेई ने लिंग शाओलोंग को बताया था कि वे अधिकतम 3 वर्षों में एक अलग भूमि पर पहुंचेंगे। यदि लिंग जियाओलोंग को खुद पर भरोसा करना है तो वे अपने टेलीपोर्टेशन कौशल की मदद से एक ही दिन में कई प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर सकता है। उसने अधूरी अव्यवस्था में ऐसा किया था। हालांकि इस बार उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। वह क्वीन और लिंग जियाओलोंग एक से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए उड़ते जहाज पर 3 साल बिताना समय निवेश करने जैसा होगा। इसके अलावा वह जहाज पर मौज मस्ती नहीं बल्कि खेती करेगा। जब लिंग जियाओलोंग अभी भी इन चीजों के बारे में सोच रहा था, उसने गेट पर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और फिर एक चिल्लाने की आवाज आई, जो भी अंदर है बाहर निकल जाओ। लिंग जियाओलोंग ने भौहें चढ़ा दी। पहले तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता था, लेकिन चिल्लाने पर संयम का कोई संकेत नहीं दिखा। बाहर मौजूद व्यक्ति चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने लिंग जियाओलोंग को भी श्राप दिया, जिससे उनका चेहरा काला पड़ गया। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें नाराज किया है। यहाँ इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? लिंग जियाओलोंग अप्रिय भाव के साथ बाहर चला गया। जो कोई भी वीआईपी क्षेत्र में रह सकता था, उसकी स्वाभाविक पृष्ठभूमि असाधारण थी। लिंग जियाओलोंग कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन वे किसी परेशानी से डरता भी नहीं था। उसकी दोनों आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था कि उनमें आग की लपटें चमक रही हों। वह व्यक्ति जो अभी अभी बहुत जोर से चिल्ला रहा था, उसने लिंग शाओलोंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनके युवा गुरुवार झू युजिन को कुछ भी नजर नहीं आया। उसने गर्व से अपना सिर उठाया और बोला, मैं यह सिर्फ एक बार कहूंगा।
अब से लिन वेइवेई से दूर रहो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन वेइवेई लिंग जियाओलोंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस परेशानी का कारण लिन वेइवेई है। लिन वेइवेई मेरी महिला है। वे कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसका आप पीछा कर सकें। यदि आप होशियार हैं तो बेहतर होगा कि आप भविष्य में लिन वेइवेई के करीब न जाएं। झू युजिन ने अपनी आंखों में उसी गर्व के साथ बात की। ऐसा लग रहा था मानो लिन वेइवेई का उसकी महिला होना ही अपने आप में गर्व की बात हो। मिस लिन और मैं दोस्त भी नहीं हैं। हमारे बीच बस एक साधारण लेन देन था। आह, मैं अब तुम्हारे साथ परेशान नहीं हो सकता। चले जाओ। लिंग जियाओलोंग ने अपना सिर हिलाया और झू युजिन को दफा हो जाने को कहा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। झू युजिन ने स्वचालित रूप से लिंग जियाओलोंग के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया जब उसने कहा कि वे और लिन वेइवेई दोस्त भी नहीं थे। उसने बस उस बिंदु को पकड़ लिया जहां लिंग जियाओलोंग ने उसे खो जाने के लिए कहा था। उसे लगा कि लिंग जियाओलोंग उसे अपमानित कर रहा है और वे बेहद क्रोधित हो गया। उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकली जो एक तेज हेलीकॉप्टर उपकरण में परिवर्तित हो गई जो लिंग जियाओलोंग की ओर बढ़ी। लिंग जियाओलोंग ने पलटकर भी नहीं देखा। उनकी उंगली के एक झटके से दिव्य ऊर्जा द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर उपकरण एक कर्कश ध्वनि के साथ टूट गया और हवा में बिखर गया। झू युजिन चौंका। हालांकि वह कोई विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी वह 9वें चरण का दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा था। शिखर दिव्य संप्रभुओं के अलावा कोई भी उसके हमले को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता था। तभी झू युजिन ने लिंग जियाओलोंग की सावधानी पूर्वक जांच की और महसूस किया कि वह अपनी खेती को बिल्कुल भी नहीं देख सका। हालांकि दूसरों के उकसाने पर वह स्वाभाविक रूप से अहंकारी हो जाता था। इस प्रकार भले ही वह समझ गया था कि लिंग जियाओलोंग सरल नहीं था, उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। ब्लैक गार्ड्स, अब बाहर आओ। उनके आदेश से काले कपड़ों से लैस कुछ लोग उनके सामने आए। ये ब्लैक गार्ड थे। उन्होंने गहरा काला कवच पहना था। उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं और उनके चेहरे ठंडे थे। वे सभी दिव्य संप्रभु क्षेत्र के कुलीन वर्ग थे। ब्लैक गार्ड्स, उसे नीचे ले जाओ। वहां पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लैक गार्ड सहमत हो गए और अगले ही पल उन सभी ने हमला कर दिया। इन ब्लैक गार्ड्स के हाथों से काली रोशनी की धारियां छूटीं और उनकी गति चौंकाने वाली थी। झू युजिन के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। उसने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि लिंग जियाओलोंग सुरक्षित रूप से चल सकता है। हालांकि उसे यह झटका लगा कि लिंग जियाओलोंग ने हिला तक नहीं, लेकिन काली रोशनी लिंग जियाओलोंग तक पहुंचने से ठीक पहले गायब हो गई। इतना ही नहीं, ब्लैक गार्ड्स को खून की खांसी के साथ उड़ते हुए भी भेजा गया। यह कैसे संभव है? झू युजिन सदमे में चिल्लाया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या यह व्यक्ति सर्वोच्च दिव्य संप्रभु हो सकता है? जब उसने इस बारे में सोचा तो झू युजिन ने अपने नौकर की ओर घृणा से देखा। अगर उसे पहले पता होता तो वह हिल्डरजून को भी साथ ले आता। इस स्थिति में भी उसे अपने किए पर पछतावा नहीं हो रहा था। इसके बजाय वह अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को यहाँ नहीं लाने का पछतावा कर रहा था। उसके नौकर को भी लिंग जियाओलोंग के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। वह जानता था कि उसने अपने दिल में एक लोहे की प्लेट पर लात मार दी है। जब उसने झू युजिन के चेहरे पर गुस्सा देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने पैरों में कमजोरी महसूस करने लगा और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। जबकि झू युजिन और उसका साथी अभी भी अपने दिमाग में घूम रहे थे, हत्या का इरादा लिंग जियाओलोंग की आंखों में चमक गया, जिससे वे स्वचालित रूप से कांपने लगे। हालांकि वे इतने भाग्यशाली थे कि इस समय कुछ आकृतियां दूर से आ गईं। यहाँ क्या हुआ? क्या आप नहीं जानते कि इस मर्चेंट शिप पर निजी लड़ाई निषिद्ध है?
यदि आप लड़ना चाहते हैं तो युद्ध क्षेत्र में जाएं। आप वहां जी भर कर लड़ सकते हैं, एक उग्र स्वर सुनाई दिया। दर्जनों लोग सन फैमिली के मर्चेंट शिप के रक्षक थे और उनकी ताकत असाधारण थी। मुख्य भूमिका में अधेड़ उम्र का व्यक्ति अराजकता का 7वें चरण का दिव्य संप्रभु था। उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति निकली और सभी पर दबाव डाला। झू युजिन और अन्य लोग दबाव के कारण तुरंत अपने घुटनों पर गिर गए। हालांकि इस बल द्वारा लिंग शियाओलोंग को भी निशाना बनाया गया था। लिंग शियाओलोंग कौन थे? लिंग जियाओलोंग के लिए यह दबाव उसकी त्वचा को छूने वाले हवा के नरम जोंक की जैसा था। उन्होंने दबाव को अपने ऊपर हावी होने दिया। वह शांत भाव से वहीं खड़ा रहा। केवल अब सन फैमिली के मर्चेंट शिप के गार्डों के पास दोनों पक्षों को आकार देने का समय था। जब गार्डों के नेता ने झू युजिन और ब्लैक गार्ड्स को देखा तो उनके शिष्य सिकुड़ गए। अरे, वह राक्षस झूमसू का पोता क्यों है? गार्ड के नेता ने मन ही मन शाप दिया। झूमसू व्यापक रूप से अराजकता के जाने माने मास्टर थे। वह डार्क गॉड्स वैली नामक बल को नियंत्रित करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह घाटी हॉल ऑफ सिन की सहायक शक्ति है। जहां तक हॉल ऑफ सिन की बात है, यह टावर ऑफ विजडम के समान स्तर पर एक शक्ति है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 400 अराजकता के स्वामी के विरुद्ध एक, यह जानते हुए कि झू युजिन झूमसू का पोता है जो हॉल ऑफ सिन से संबद्ध 10वें स्तर पर अराजकता का मास्टर है और उसने हॉल ऑफ सिन की सेवा करने के उद्देश्य से डार्क गॉड्स वैली नामक एक सहायक बल की स्थापना भी की है। गार्डों का नेता जो उपद्रवी को दंडित करना चाहता था, इस समय खुद को संयमित महसूस करने से रोक नहीं सका। गार्ड्स के नेता की नजर लिंग शियाओलोंग की ओर गई और उन्होंने मुंह बना लिया। उन्होंने मिस लिन को व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति को आंतरिक भ्रमण के लिए लाते देखा था। जिस व्यक्ति को मिस लिन महत्व देती थी उसकी पृष्ठभूमि साधारण कैसे हो सकती है? इसके अलावा अपने दबाव में इस व्यक्ति की उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर यह संभावना थी कि उसकी ताकत सामान्य नहीं थी। गार्डों के नेता को सिरदर्द महसूस हुआ। हालांकि व्यापारिक जहाजों में नियम थे, इस अराजकता में ताकतवरों का सम्मान किया जाता था। झूमसू और डार्क गॉड्स वैली के डर से गार्ड्स के नेता ने झू युजिन को बलपूर्वक निष्कासित करने के लिए वास्तव में नियमों का पालन करने की हिम्मत नहीं की। जल्दी करो, जल्दी करो, इस कमीने को गिरफ्तार करो। जब झू युजिन ने गार्डों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। दबाव से हमला होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वर्तमान में वे केवल लिंग शियाओलोंग को दंडित होते देखना चाहता था। उसने तुरंत एक नौकर की तरह झू युजिन को आदेश देना शुरू कर दिया कि उसे क्या करना है। सभी गार्डों के चेहरे काले पड़ गए। गार्ड के नेता ने भी ठंडे स्वर में कहा, हम अभी भी नहीं जानते कि शुरू से अंत तक क्या हुआ। मैं किसी को यूं ही कैसे गिरफ्तार कर सकता हूं? अगर मैं गलत व्यक्ति को पकड़ लूं तो क्या होगा? झू युजिन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गार्ड्स के नेता इस तरह से बात करेंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझ पर परेशानी पैदा करने का आरोप लगा रहे हो? गार्डों के नेता ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। झू युजिन के बारे में अपनी समझ के आधार पर उन्हें पूरा यकीन था कि झू युजिन ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस संघर्ष को शुरू किया था। झू युजिन ने गार्ड्स लीडर की ओर उदासीनता से देखा जो उसकी ओर मजाकिया ढंग से मुस्कुरा रहा था। उसे और सहन नहीं हुआ और उसने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम पकड़ोगे या नहीं। हम उसे पकड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला यंग मास्टर झू पर निर्भर नहीं है। गार्ड्स के नेता ने झू युजिन को कोई चेहरा नहीं दिया। अपना सिर घुमाते हुए
उसने लिंग शियाओलोंग से कहानी की शुरुआत और अंत के बारे में पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिंग जियाओलोंग ने अतिशयोक्ति नहीं की, केवल उसे वह सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। गार्ड्स का नेता इतना क्रोधित था कि वह हंसा और झू युजिन पर ठंडी नजर डाली। क्या ये भाई की बात सच है? झू युजिन तिरस्कारपूर्ण था। उसने खराटे लेते हुए कहा, अगर यह सच है तो क्या हुआ? अगर मुझे किसी के साथ सौदा करना है तो मैं वह करूंगा। क्या आपको लगता है कि आपको मुझे रोकने का अधिकार है? गार्डों का नेता क्रोधित था। यह झू युजिन बहुत अनुचित था। ठीक है, चलो इस बारे में बात न करें कि आप क्या करना चाहते हैं या नहीं। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि हमारे सन फैमिली के मर्चेंट शिप की मैनेजर मिस लिन कब आपकी अधीनस्थ बन गई? युवा मास्टर झू, हर जगह बकवास मत करो और इसे खराब मत करो। हमारी मिस लिन की पवित्रता। अन्यथा भले ही आप भगवान झू मुसू के पोते हों, हम आपको कोई चेहरा नहीं देंगे और आपको यहीं दंडित नहीं करेंगे। आपके दादाजी अराजकता के एकमात्र मास्टर नहीं है, में परास्नातक है अव्यवस्था। झू युजिन पहले तो स्तब्ध रह गया और फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे वास्तव में सन फैमिली की परवाह नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? जहां तक लिन वेइवे की बात है, वह देर सबेर मेरी हो जाएगी। गार्डों का नेता अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। यह वैसे भी डार्क गॉड्स वैली नहीं थी, इसलिए उसे बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं थी। युवा मास्टर झू, यदि आप इतना स्पष्ट बोलना जारी रखेंगे तो मैं केवल आपको अपमानित कर सकता हूँ। गार्डों के नेता ने दिव्य ऊर्जा प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे उनके शरीर से भाप धीरे धीरे उठने लगी। लिंग जियाओलोंग, जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था, को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें सिकुड़ लीं और एक निश्चित दिशा में देखा। तुमने युवा मास्टर झू को अपमानित करने का साहस किया? तुम्हें निश्चित रूप से मौत को दावत देनी होगी। एक उदास आवाज अचानक गूंजी और अगले ही पल गार्ड के नेता को खून की उल्टी करते हुए उड़ते हुए भेजा गया। क्या? सभी गार्ड स्तब्ध रह गए। उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन उनके कैप्टन को उड़ते हुए भेजा गया। झू युजिन के बगल में एक गहरा काला भंवर दिखाई दिया। भंवर से झुर्रीदार चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला। बूढ़े ने अभी अभी अपना मुरझाया हुआ पंजा पीछे खींच लिया था। स्पष्ट था कि अभी जिसने हमला किया था वह यही बूढ़ा व्यक्ति था। लिंग जियाओलोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह बूढ़ा व्यक्ति जो अचानक प्रकट हुआ, अब कोई दिव्य संप्रभु नहीं था। यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में प्रथम स्तर पर अराजकता का मास्टर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बिना कोई शोर मचाए गार्डों के नेता को घायल करने में सक्षम था। अराजकता के स्वामी और चरम दिव्य संप्रभु के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि लिंग जियाओलोंग को भी महसूस हो रहा था कि उसे इस बूढ़े व्यक्ति से निपटने में परेशानी होगी, लेकिन उससे निपटना असंभव नहीं था। यदि वह शुरू से ही अपनी सबसे बड़ी ताकत से हमला करता तो वह इस बूढ़े व्यक्ति को बहुत कम समय में मार सकता था। झू युजिन की अभिव्यक्ति बदल गई। बुजुर्ग जून, आखिरकार आप यहाँ हैं। भले ही वह अराजकता का मास्टर था, एल्डर जून थोड़ा झुक गया। मुझे देर हो गई। यंग मास्टर झू को घायल होने देना मेरी गलती है। झू युजिन के चेहरे पर एक क्रूर भाव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक एल्डर जून इस कमीने और उस कुत्ते के रक्षक को मार गिराता है जो मुझे अपनी नजरों में नहीं रखता, न केवल एल्डर जून गलत होगा, बल्कि उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। बुजुर्ग जून के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई, जिससे बिना किसी कारण के ठंड का एहसास होने लगा। युवा मास्टर झू, निश्चिंत रहें, मैं उन्हें आसानी से हटा सकता हूँ। वे कुछ खास नहीं है। बुजुर्ग जून ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस एक कदम के साथ एक भयानक आभा का विस्फोट हुआ, जिससे इमारत में बाढ़ आ गई।
गार्डों और उनके नेता को अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ। उनकी समझ में बुजुर्ग जून का शरीर धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वह आकाश जितना लंबा हो गया। गार्डों का नेता इतना भयभीत था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। हम ठंडी खराटे के साथ एल्डर जून ने हवा की ओर इशारा किया और एक काला हाथ लिंग शियाओलोंग और गार्ड के नेता के ऊपर दिखाई दिया जो उन्हें पकड़ना चाहता था। गार्डों का नेता चिल्लाया, उनके जैसा मात्र 7वें चरण का दिव्य संप्रभु एल्डर जून की तुलना में बहुत कमजोर था। बिना अधिक प्रतिरोध के उसे पकड़ लिया गया। जहां तक लिंग जियाओलोंग की बात है, वे कुछ कदम पीछे हट गया और फिर उसने जोर से चिल्लाया। इस समय उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा फूट पड़ी, चारों ओर उमड़ पड़ी और दबाव बनाने लगी। इसी समय उसके शरीर पर एक भयानक आभा उभरी। उसके शरीर से एक भाला उड़ गया और लिंग जियाओलोंग ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और फिर उसने अपनी पूरी शक्ति से भाले पर प्रहार किया, जिससे ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई। भाले पर अनगिनत बिजलियां चमक उठीं और ज्वाला जलने लगी। पत्थर की परतों ने भाले के शाफ को भी ढक दिया और उसके बिंदु पर एक धातु की चमक दिखाई दी। उसके भाले का वार टकराकर आंधी की भांति उड़ गया। चूंकि यह एल्डर जून का आकस्मिक हमला था, इसलिए जाहिर तौर पर उन्होंने इसमें ज्यादा ताकत नहीं लगाई। हालांकि यह अभी भी अराजकता के मास्टर का हमला था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके खिलाफ जाने के बारे में कोई दिव्य संप्रभु सोच सकता था। लेकिन जैसे ही उसका हमला लिंग जियाओलोंग के भाले से टकराया, एल्डर जून का जेठ काला बड़ा हाथ एक पल में टूट गया। क्या जाहिर तौर पर बुजुर्ग जून को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओलोंग उसके हमले को तोड़ने में सक्षम होगा। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। इस टक्कर से इमारत भी पूरी तरह नष्ट हो गई। आकाश में आग का एक विशाल गोला दिखाई दिया। आग का यह गोला नीले रंग का था और गिरते हुए उल्का की तरह एल्डर जून पर गिरा। सावधानी से पकड़े जाने पर एल्डर जून केवल जवाबी कार्यवाही करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सका। उसके शरीर से काली ऊर्जा उठने लगी और हवा में एक जेठ काला भयानक सफेद हड्डी का पंजा बन गया। यह पंजा आग के विशाल गोले से मिला और उसे चीर डाला। आग की लपटें सभी दिशाओं में फैल गईं, लेकिन वे शांत नहीं हुईं। वे फिर भी बुजुर्ग जून की ओर झपटे और उसके शरीर को जलाने लगे। दूर जाओ, बुजुर्ग जून जोर से चिल्लाया और भी मजबूत आभा के साथ फूट पड़ा, जिससे नीली लौ तुरंत नष्ट हो गई। धिक्कार है, यह कमीना एल्डर जून की दयनीय उपस्थिति ने सभी को स्तब्ध कर दिया और उन सभी ने लिंग शियाओलोंग पर अविश्वास भरी निगाहें डाली। वह अराजकता का मास्टर था, लेकिन वास्तव में उसे 7वें चरण में एक दिव्य संप्रभु द्वारा वापस मजबूर कर दिया गया था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य इंसान कर सकता था। दूसरी ओर लिंग जियाओलोंग ने शांति से संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। वह अपने आक्रमण के परिणाम से बहुत संतुष्ट था। यह ऐसा था मानो वह वास्तव में एल्डर जून से नहीं लड़ रहा था, बल्कि कुछ परीक्षण करने के लिए उसका उपयोग कर रहा था। आइए फिर अपनी पूरी ताकत से लड़ें। शायद उतरने से पहले मैं लड़ने और अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए रास्ते में अराजकता के कई मास्टर्स से नहीं मिलूंगा। यह एल्डर जून मेरे लिए एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। लिंग जियाओलोंग ने मुस्कुराते हुए अपने दिल में सोचा और चमकती आंखों से एल्डर जून की ओर देखा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _ साइट मैप दान करें।